वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक को कवर करेंगे और स्ट्रिंग्स को समझने के लिए लाजमी है कि आप एरेज से पहले से फेमिलियर हों। तो अगर आप एरेज से फेमिलियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और एरेज की वीडियो को देखें और एरेज के टॉपिक को कवर करें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और आप बहुत ईजीली इसको समझ सकेंगे। तो आइए स्ट्रिंग्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपस में मिलाते हैं तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं, यानी स्ट्रिंग इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरह से हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस में अल्फाज होते हैं उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि अल्फाज मजमुआ होते हैं लेटर्स का, और इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपस में मिला दें तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर अब हम थोड़ा टेक्निकली बात करें तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और एरे क्या होती है? एरे इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। तो कैरेक्टर क्या है? एक ही तरह का डेटा है। तो जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक जगह एक ही वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। सी में स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसीडर किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें CHAR 4 लिखना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम एरे ऑफ कैरेक्टर जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए डेटा टाइप क्या लिखते हैं? 4 CHAR। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देंगे आप, और उसके बाद साइज। साइज का मतलब यहाँ पे है कि आप कितने कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल में, यानी लेंथ क्या होगी आपके स्ट्रिंग वेरिएबल की, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 4 नेम 25। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में 25 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है मेमोरी में। तो ये देखिए हमारे पास एक एरे क्रिएट हो चुका है और उस एरे का नाम क्या है? नेम। और ये कैरेक्टर एरे है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 25 लोकेशंस है और हर एक लोकेशन में हम एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये इंडेक्स नंबर्स हैं एरे के 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 24। तो रिकॉल करें तो ये जो 0 है ये हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा एरे का, और 24 अपर बाउंड या अपर इंडेक्स कहलाएगा। तो ये एरे डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन इसमें कोई वैल्यूज नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं जब हम एरे डिक्लेयर करें उस वक्त इस स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई वैल्यू भी मौजूद हो, उसके लिए हमें सीखना होगा हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स को किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने सेम वही 4 लिखा, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम साइज, उसके बाद इक्वल साइन देंगे और करली ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड कैरेक्टर डेटा एलिमेंट्स देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 4 str25, यानी हम एक str नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल साइज 25 है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल के बाद HELLO। यहाँ रेड कलर में हमने मेंशन किया हुआ है जो टेक्स्ट बैकस्लैश के साथ है, \0। इस \0 को कहा जाता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर और नल कैरेक्टर, और इसकी जो आस्की वैल्यू है वो है 0। तो ये नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट कर रहा होता है, यानी HELLO हेलो। तो यहाँ पे आके स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुका है। तो इनिशियलाइजेशन में देखें कि अगर इंटीजर एरे हो तो हम क्या देते हैं? नंबर्स दिया करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कैरेक्टर एरे है तो यहाँ पर हम जो लेटर्स देंगे उन्हें हम सिंगल कोटेशंस में इनक्लोज करेंगे, HELLO। तो तमाम तर जो लेटर्स हैं सिंगल कोटेशंस में इनक्लोज किए हुए हमने। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा जिसमें टोटल कैपेसिटी है 25 लेटर्स को स्टोर करने की। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वक्त HELLO, तो 0 से लेकर 4 टोटल कितनी लोकेशंस हैं? 1 2 3 4 5। तो इन 5 लोकेशंस में हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद \0, ये जो नल कैरेक्टर है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुका है, और बाकी रिमेनिंग ये आपके पास एम्प्टी लोकेशंस हैं, तो इनमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू मौजूद होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा लोकेशंस हैं ये क्रिएट ना हो तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे ये जो साइज मेंशन कर रहे हैं ये मत मेंशन करें, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 str और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने कोई भी साइज नहीं बताई, और इक्वल के बाद हमने लिखा HELLO। तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसकी साइज सेट हो जाएगी 6 साइज इसलिए होगी कि 1 2 3 4 5 तो ये हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं HELLO, लेकिन एक लोकेशन चाहिए नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हमेशा याद रखें
कि जब आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें आपको ये जहन में रखना होगा कि आपको एक इजाफी स्पेस रखना है स्ट्रिंग की साइज से एक ज़्यादा, ताकि आप नल कैरेक्टर को स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो हम इनिशियलाइजेशंस कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशंस कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का एक और आसान तरीका भी, और वो ये है हमारे पास कि हम डायरेक्टली char लिखें, str लिखें, और अगर आप यहाँ साइज देना चाहें तब भी ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो कंपाइलर खुद ही साइज सेट कर देगा इस स्ट्रिंग की, और आप इक्वल के बाद जस्ट क्या दे दें, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ हम लिख रहे हैं HELLO, और ये हमने डबल कोटेशन में इनक्लोज करना है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं हेलो डबल कोटेशन में, तब भी सेम यही रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में होगी कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल की रेट हो जाएगा, और उसमें टोटल लोकेशन 6 होंगी, और 0 लोअर इंडेक्स होगा और 5 उसका अपर इंडेक्स होगा। तो उम्मीद है कि आपने ये दोनों मेथड समझ लिए होंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन स्ट्रिंग्स को हम किस तरह से printf या scanf कमांड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया str और हेलो से इनिशियलाइज कर दिया इस स्ट्रिंग वेरिएबल को। अब अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं str वेरिएबल में ये जो वैल्यू स्टोर है, तो उसके लिए हमने यहाँ कमांड लिखी हुई printf, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स को, वो है %s। जिस तरह से आप इंटीजर नंबर्स को प्रिंट करने के लिए %d और फ्लोट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए %f यूज करते हैं, और कैरेक्टर के लिए आप %c, तो इसी तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल्स में से वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम %s यूज करते हैं। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास आउटपुट जो शो होगा वो होगा हेलो, यानी str वेरिएबल में जो कुछ स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो याद रखें कि सी में स्ट्रिंग कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो जब आप स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं सी में, तो बेसिकली आप 1 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 0 इंडेक्स पे h रखा हुआ है, 1 पे e, 2 पे l, 3 इंडेक्स पे l एंड 4th इंडेक्स पे o। अब अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा printf और फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया %c, और अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एरे इंडेक्स नंबर बता रहे हैं। str स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है 1, यानी str जो एरे है उसकी जो इंडेक्स नंबर 1 है वहाँ पे जो डेटा रखा हुआ है उसे डिस्प्ले कर दो। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो str ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ है e, तो e स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल्स में से। तो आइए अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस दफ़ा हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया str2 और साइज बता दी हमने यहाँ पे 10। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो str2 स्ट्रिंग मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, और लोअर इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 0, और फाइनली जो अपर इंडेक्स है या अपर बाउंड है वो क्या है 9। तो टोटल आप 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। तो रिकॉल करें, जब मैं आपको 1 डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ा रहा था तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस की थी कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस और कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। तो ये तो हमारे पास इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन हर एक लोकेशन की कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी होगी। तो यहाँ पे देखें, हम अज्यूम करते हैं कि जो लोकेशन नंबर 0 है एरे में, 0 इंडेक्स पे जो डेटा जाएगा तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, और मेमोरी एड्रेस हमने यहाँ पे फर्ज किए हुए हैं कि 10540 लोकेशन का मेमोरी एड्रेस है। तो लोकेशन 1 का मेमोरी एड्रेस क्या होगा 1055। ये इसलिए कि जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, कैरेक्टर एरे है, और कैरेक्टर एरे में हर लोकेशन 1 बाइट की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एड्रेस में जो जंप आ रहा है वो 1 बाइट का आ रहा है। तो 1054, 1055, 1056, 1057, तो यानी हर एक मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस मौजूद होता है। और जो फर्स्ट एड्रेस होता है, इस फर्स्ट एड्रेस को कहा जाता है बेस एड्रेस, और ये जो स्ट्रिंग का नाम होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, ये इस बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। सो str2 इज बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस बेस एड्रेस। तो ये हम बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आप scanf यूज करते हैं और उसके थ्रू इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें हम एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करते। वी डोंट नीड टू प्रोवाइड हेयर एड्रेस ऑपरेटर। उसकी वजह यही है कि जो str2 है इटसेल्फ इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पास हो जाएगी और कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा, और आप कुछ भी टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है हेलो और एंटर, तो ये जो हेलो है ये स्टोर हो जाएगा इस स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो यहाँ देखिए HELLO स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम किस तरह से रन टाइम पे स्ट्रिंग वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करें।
तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। तो आइए स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कुछ एडवांस स्ट्रिंग्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने void main लिखा, उसके बाद यहाँ देखिए हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक को इनिशियलाइज किया है और एक को नहीं किया। तो str1 अनइनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है ये स्ट्रिंग। सेकंड जो स्ट्रिंग वेरिएबल हम बना रहे हैं वो है str2 और उसको हमने इनिशियलाइज किया है और उसमें मैसेज स्टोर कर दिया है यासिर्स लर्निंग हब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम स्क्रीन इरेज कर रहे हैं। स्क्रीन इरेज करने के बाद मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं printf के थ्रू वेलकम टू के बाद यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया %s, यानी हम कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं और स्ट्रिंग कौन सा डिस्प्ले होगा str2। तो str2 में क्या मौजूद है यासिर्स लर्निंग हब, तो यानी मैसेज डिस्प्ले होगा वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। उसके बाद हम नेक्स्ट दोबारा आए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एंटर एनी टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं और scanf के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ हमने लिखा है %s फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल में हम इनपुट लेंगे और यहाँ पे str1 दे दिया। तो यूज़र जो भी टेक्स्ट लिखेगा वो str1 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे हम जो इनपुट ले चुके हैं उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 str1 = 2, तो जो भी हमने टाइप किया होगा टेक्स्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने गेट ch फंक्शन यूज़ किया हुआ है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ताकि हम आउटपुट देख सकें एंड देन एग्जिट प्रोग्राम। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैसेज आ गया वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब और नेक्स्ट लाइन पे मैसेज आ गया एंटर एनी टेक्स्ट और कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम कोई भी मैसेज लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो देखिए जैसे हमने ट्यूटोरियल लिख के एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग str1 = ट्यूटोरियल। आइए एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन पे सेम मैसेज आ गया वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। इस दफ़ा एंटर एनी टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो हेलो है वो तो स्टोर होगा str1 में, लेकिन वर्ल्ड स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए मैसेज भी क्या आ गया वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग str1 = हेलो, जबकि मैंने ऊपर टेक्स्ट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि scanf की कुछ लिमिटेशंस हैं। जब आप स्ट्रिंग प्रोसेसिंग करते हैं उसमें अगर आप scanf फंक्शन यूज़ करेंगे तो स्पेस के बाद आप जो भी टेक्स्ट देंगे scanf उसे ट्रंकेट कर देगा और सिर्फ वही टेक्स्ट स्टोर होगा जो स्पेस से पहले होगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम scanf के बजाय फंक्शन यूज़ करते हैं गेटएस। तो गेटएस एक स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है। तो इसका बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, गेटएस लिखिए आप पैरेंथेसिस में आप स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम दे दें जिसमें आप इनपुट लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा str1 एंड दैट्स इट। अब आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने ये प्रोग्राम अब रन किया तो देखिए मैसेज आ गया वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब और नीचे मैसेज आ गया एंटर एनी टेक्स्ट। अब हम यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो अब आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप स्ट्रिंग्स पे इनपुट लेना चाहते हैं तो scanf से बेहतर है कि आप गेटएस बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें। तो जिस तरह से हम गेटएस फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं तो इसी तरह से एक हमारे पास आउटपुट फंक्शन है जैसे हम कहते हैं पुटेस। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो printf की जगह आप पुटेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पुटेस str1। तो इसका आउटपुट अब देखते हैं क्या आता है। जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया और हमने लिखा हेलो वर्ल्ड तो यहाँ देखिए मैसेज नीचे आ गया नेक्स्ट लाइन पे हेलो वर्ल्ड। तो पुटेस में यहाँ पे हमने str1 वेरिएबल दिया हुआ है तो str1 की वैल्यू आपने देखा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। तो आइए अब हम एक और स्ट्रिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को 1 by 1 प्रोसेस करें। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। void में लिखने के बाद हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया str1 और इनिशियलाइज कर दिया सब्सक्राइब स्ट्रिंग कांस्टेंट से। उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है। स्क्रीन इरेज करने के बाद यहाँ पे ये देखिए हमने लिखा हुआ है n = strlen और पैरेंथेसिस में दिया हुआ है str1। तो strlen एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया हुआ है str1। तो str1 की जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न होगी और n वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
तो इस वक्त हमने जो स्ट्रिंग दिया हुआ str1 में वो सब्सक्राइब, उसकी लेंथ अगर हम देखें कैरेक्टर्स हमें काउंट करने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो str1 की जो लेंथ होगी वो 9 है और वो 9 स्टोर हो जाएंगे n वेरिएबल में। और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं str1 की वैल्यू, हमने लिखा हुआ है str1 इक्वल्स टू %s एंड इट्स लेंथ इज %d। तो %d इसलिए दे रहे हैं कि जो n की वैल्यू है वो इंटीजर है, और यहाँ पे %s इसलिए दे रहे हैं कि जो str1 है वो स्ट्रिंग है। तो दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ये दिए हुए हैं str1 और n, इन दोनों की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो देखिए मैसेज आ गया str1 इक्वल्स टू सब्सक्राइब एंड इट्स लेंथ इज 9। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे हमने एक इजाफी वेरिएबल बना दिया i नाम से। तो i एक काउंटर वेरिएबल के तौर पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप में, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 9 एंड i प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं printf %c, और उसके बाद हमने टेप दे दिया और डबल कोटेशन ओवर करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे str1 और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने काउंटर वेरिएबल i दे दिया, पैरेंथेसिस ओवर एंड सेमीकोलन। और यहाँ पर हम देते हैं कि जब ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाए तो लाइन चेंज हो जाए, तो \n हमने दे दिया यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को आइए रन करके देखते हैं। तो आप देखें जो फर्स्ट लाइन के आउटपुट है वो फर्स्ट printf कमांड की str1 इक्वल्स टू सब्सक्राइब एंड इट्स लेंथ इज 9, और सेकंड लाइन पे जो आउटपुट आ रही है वो अभी हमने जो फॉर लूप यूज़ किया है उसकी आउटपुट है। तो देखिए हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग में से लेटर्स को एक्सेस कर रहे हैं, SUBSCRIBE सब्सक्राइब। तो आइए एक और चेंज करके देखते हैं, हम एक और लूप यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और उस लूप के थ्रू हम वर्टिकली इन तमाम तर लेटर्स को डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस, और इस दफ़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं printf \n %c, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम दे दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में काउंटर वेरिएबल i लिख दिया। आइए रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट जो लाइन है वो फर्स्ट printf का आउटपुट आ रहा है, जो सेकंड लाइन में आउटपुट है वो हमने फॉर लूप पहला जो लगाया था उसकी आउटपुट है, उसके बाद वर्टिकली SUBSCRIBE जो शो हो रहा है, तो ये जो हमने नेक्स्ट फॉर लूप अभी इंट्रोड्यूस किया उसकी आउटपुट आ रही है। तो अगर आप चाहें तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे 9 लिख दें, यानी आप i को इनिशियलाइज 9 से करें और यहाँ पे लिखिए i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब तक i की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, और यहाँ पे आप i माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखें तो जो आउटपुट आ रही है हमारी उसमें फर्स्ट लाइन में str1 इक्वल्स टू सब्सक्राइब एंड इट्स लेंथ इज 9, ये फर्स्ट printf कमांड से डिस्प्ले हो रही है। सेकंड जो आउटपुट आ रही है फॉर लूप जो हमने पहला दिया था उसमें हॉरिजॉन्टली हमने सब्सक्राइब को प्रिंट किया है, और लास्ट जो फॉर लूप हमने दिया अभी जिसमें हमने चेंजेस की, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में देखिए इंडिविजुअल एलिमेंट को एरे के एक्सेस किया 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेकिन हमने लास्ट कैरेक्टर को पहले एक्सेस किया और फर्स्ट कैरेक्टर को सबसे लास्ट में, तो इसीलिए रिवर्स ऑर्डर में सब्सक्राइब डिस्प्ले हो गया। तो यानी जो फाइनल आउटपुट आ रही थी वो इस फॉर लूप की आउटपुट है, जिसमें आप देखें i को हमने इनिशियलाइज किया 9 से, और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो ये लूप चलता रहे और i में डेक्रीमेंट होता रहे 1 बाय 1। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से मोर देन 1 स्ट्रिंग्स को एक प्रोग्राम में प्रोसेस करें, तो उसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।